हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है ये। बाकी बस उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा, और अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और इस फैन फिक्शन की इस लास्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैंशी चैन एंड मिंग्याओ दोनों ही शादी कर लेते हैं, और विंग और वांगजी को भी फायर क्वीन एंड आइस प्रिंस से कुछ वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहीं पे जो विंग है, अब वो सारी की सारी रिसेंटफुल एनर्जी को एक नए सिरे से और कई नए तरीक़ों से कंट्रोल कर पा रहा था, और साथ ही साथ उसे ये वरदान मिला था कि रिसेंटफुल एनर्जी हमेशा उसका कहना मानेगी और उसे कंट्रोल जैसे चाहे वो वैसे कर सकता है। वहीं साथ ही में हम देखते हैं कि मिंग्याओ जो है वेन से चला जाता है एज अ स्पाई, और वो वहाँ पे जासूस की भांति रहता है, पर इस बात की खबर किसी को नहीं होती वेन क्लैन में, और साथ ही में वो सारी वेन क्लैन की अंदरूनी गतिविधियों की जानकारी लैंशी चैन को देने लग जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जंग शुरू हो जाती है, और बहुत ही बड़ी विशाल पपेट्स की सेना उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। वहीं सभी जहां उन सब से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ वो वेन रूहान के मेन घर की तरफ जा रहे थे जहां वेन रूहान छुपा हुआ है, और वो उस मेन एंट्रेंस में अंदर जाना चाह रहे थे। वहीं वेन रूहान ये बात समझ आता है, और वो अपनी रिसेंटफुल एनर्जी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ताकि जैसे ही वो रिसेंटफुल एनर्जी और ज़्यादा हो, उसके बनाए पपेट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और ऐसा ही होता है, जहां पहले सभी उन पपेट्स को मार पा रहे थे, अभी वही मरे हुए पपेट्स दोबारा ज़िंदा हो रहे थे, और एक की बजाय उन्हें दो पपेट्स का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे हालातों में वो जंग जीत नहीं सकते थे, इसीलिए वो सब बैक ऑफ करने का सोचते हैं। पर तभी विंग मोर्चा संभालने का सोचता है। वो उस जगह की सबसे ऊंचाई भरी जगह में जाता है, और वहां खड़े होकर अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगाते हुए बजाना शुरू करता है। और कुछ ही पलों में जो सेना उनके ऊपर प्रहार कर रही थी वो रुक जाती है, और जैसे ही सभी ये देखते हैं तो वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी वेन रूहान बाहर आता है और ये कोशिश करता है जानने की कि कौन उसके पपेट्स की सेना को और उसकी पावर को इस तरह रोक पा रहा है। तभी जब वो विंग की तरफ देखता है तो वो विंग के ऊपर हमला करने को आता है। तभी लान वांगजी बीच में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वेन रूहान उससे ज़्यादा तेज़ था और वो विंग के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके गर्दन को पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वेन रूहान को यकीन नहीं होता, और वो उससे यिन आयरन के बारे में कहता है कि तुम यिन आयरन को किस प्रकार से कंट्रोल कर पा रहे हो। तभी विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिस पे वेन रूहान को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। वहीं जब लान वांगजी ये नोटिस करता है कि वेन रूहान का सारा ध्यान विंग के ऊपर ही है और उसने अपनी सारी फोर्स विंग के गले को पकड़ने में ही लगा दी हुई है, तभी वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और पीछे से वेन रूहान के दिल में स्टैप कर देता है, जिससे मौके पर ही वेन रूहान की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही वो लोग जंग जीत जाते हैं। जो जंग जीतना लगभग नामुमकिन था, वो विंग के कारण ही वो बहुत आसानी से जीत पाते हैं, या यूँ कहो कि इसमें मिंग्याओ
की भी उतनी ही भूमिका शामिल थी जितनी कि विंग की, क्योंकि उन्हें सारी गुप्त जानकारियां देना और साथ ही में वहां तक आने का रास्ता भी दिखाना, वो कार्य सिर्फ और सिर्फ मिंग्याओ ने किया था। क्योंकि यदि वो ऐसा ना करता तो वो लोग यहाँ तक पहुँच ही ना पाते और पहले ही रास्ते में मारे जाते, जो वेन रूहान ने उनके यहाँ तक पहुँचने से पहले बिछा के रखी थी। और पपिट्स की सेना तक पहुँचने से पूर्व ही वो उन सिपाहियों के द्वारा मारे जाते या इतने थक जाते कि वो आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम ही ना होते, क्योंकि वो सेना पूरे 2000 सैनिकों की थी और यहाँ पपिट्स की सेना पूरे 4000 सैनिकों की, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें 6000 सैनिकों से लड़ना पड़ना था। इसीलिए इस जंग के बीच मिंग्याओ एंड विंग दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था। पर वहीं जहाँ विंग की इस भूमिका के बारे में हर कोई जानता था, वहीं मिंग्याओ के इस कदम के बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। और लगभग 1 माह से ऊपर हो गया था जब से शीचैन मिंग्याओ से मिले तक नहीं थे। वो उसे देखने के लिए उतावले थे, परंतु उनका भी यहाँ बाहर ही मौजूद होना अनिवार्य था। पर शायद शीचैन को इस बात का पछतावा होने वाला था। वहीं अंदर कुछ सैनिकों के साथ नी मिंगजाओ, जिनगोंग शाओ और विंग एंड वांगजी जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं अंदर मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ जैसे ही उन सबको देखता है वो समझ जाता है कि जंग खत्म हो गई है और वेन रूहान मारा गया है। वो उनसे पूछता है, वेन रूहान मारा गया? ये कहने के साथ ही वो अपनी निगाहें दरवाजे की ओर कर लेता है जहाँ से वो शीचैन के आने की उम्मीद कर रहा था। वहीं सभी इस बात का मतलब कुछ और ही ले लेते हैं और नी मिंगजाओ पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मिंग्याओ इससे पूर्व कि कुछ बता पाता पीछे से जिनगोंग शाओ बोलता है, मिंग्याओ तुम वेन रूहान के साथ थे? वो अपनी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा हैरानी शो करना चाह रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही मौका है मिंग्याओ का पत्ता साफ करने का। वहीं विंग और लान वांगजी की भी मुट्ठियां कस जाती हैं। वहीं नी मिंगजाओ मिंग्याओ के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उसे एक जोरदार धक्के से जमीन पे गिरा देता है। वो उससे कहता है, धोखेबाज इंसान। वहीं मिंग्याओ खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आप ही की साइड था। तभी जिनगोंग शाओ कहता है, बास्टर्ड, मैंने तुम्हें पाला पोसा, इतना तुम्हें बड़ा किया और तुम्हें इतनी सुख सुविधाएं दी इस दिन को देखने के लिए कि तुम हमें ही धोखा दे दो। मिंग्याओ बहुत ही शॉकिंग नज़रों से देख रहा था अपने पिता की ओर। वो जानता था कि उसके पिता इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ेंगे, पर इस तरीके से वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो जानता था कि उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए इस समय उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और जो प्रूफ है वो इस समय यहाँ नहीं है। शीचैन तो यहाँ आए ही नहीं अभी तक। तभी नी मिंगजाओ को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और वो मिंग्याओ के ऊपर हमला कर देते हैं। मिंग्याओ जानता था कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक क्लान लीडर के हमले का सामना कर सके, इसलिए वो डिफेंस करने का फैसला लेता है जब तक शीचैन यहाँ आ ना जाए। वो अपने बचाव के लिए अपनी तलवार निकालता है और नी मिंगजाओ की तलवार को रोकने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो लान वांगजी और विवुशियान के पीछे छुप जाए, इस उम्मीद में कि शायद वो लोग उसे बचा लेंगे। पर जिनगोंग शाओ पहले ही ये समझ जाता है और वो जानबूझ के चिल्ला के बोलता है, मास्टर वी संभल के। इससे पहले कि मिंग्याओ कुछ समझ पाता, लान वांगजी अपनी तलवार मिंग्याओ के गले पे रख देता है। वहीं उसी समय नी मिंगजाओ की तलवार उसके हाथ पे बहुत ही गहरा घाव बना देती है, जिसके कारण उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। वो दर्द में चिल्ला उठता है। तभी जिनगोंग शाओ अपना झूठा नाटक करना शुरू कर देते हैं। इससे अच्छा तो मेरी एक ही औलाद होती, तुम जैसी औलाद को पाकर मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है कि तुम यहाँ सबको धोखा दे रहे हो और ऊपर से ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत इनोसेंट हो। तभी मिंग्याओ कहता है कि मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ। शीचन मेरी इस बात का आपको प्रूफ दे सकते हैं।
शिचेन कहाँ है? जिस पे लान वांगजी अपनी तलवार की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर लेता है और बहुत ही गुस्से से कहता है, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू कॉल हिम लाइक दिस। इस बात से बेखबर कि शायद इस रूम में मिंग्याओ से ज़्यादा क्वालिफाइड कोई भी नहीं है शिचेन को इस तरह बुलाने के लिए। मिंग्याओ तो बस लान वांगजी की तरफ ही स्टेयर कर रहा था। वहीं लान वांगजी उसकी गर्दन पे तलवार और भी नज़दीक ले जाता है। तभी उस हॉल में एक आवाज़ गूंज जाती है, तलवार नीचे करो। वांगजी, सेक्ट लीडर नी, अपनी तलवारें नीचे करिए। वांगजी को इस आवाज़ को पहचानने के लिए घूम के देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो इस आवाज़ को बहुत ही अच्छे से पहचानता है। फिर भी वो अपनी निगाहों को उस आवाज़ की डायरेक्शन में करता है और कहता है, ब्रदर। वांगजी, सेक्ट लीडर नी, अपनी तलवारें नीचे कीजिए। हाँ, बेशक वांगजी इस आवाज़ को पहचानता है, लेकिन इस आवाज़ की इस टोन को नहीं। उसके ब्रदर जो आज तक सबसे स्माइल करके बात करते रहे, उनकी आंखों में इतना गुस्सा वांगजी ने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये देखने के बाद वांगजी तो अपनी तलवार नीचे कर लेता है और उनसे कहता है, ब्रदर, पर नी मिंग्याओ अपनी तलवार नीचे नहीं करते। सेक्ट लीडर नी, लान फॉरेन के ऊपर हमला करने का अंजाम जंग हो सकता है। आप तलवार नीचे कर लीजिए, मैं ये अंतिम बार कह रहा हूँ। ये बात सुनकर वहाँ उस हॉल में हर एक शख्स सदमे में था, शॉक में था। उसे समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। ये वर्ड्स जो अभी शिचेन ने कहे, ये क्या सच है? वांगजी तो बड़ी बड़ी निगाहों से अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था और विंग भी लान शिचेन की तरफ ही देख रहा था। उन दोनों को तो मानो सदमा ही लग गया हो इस बात का। वहीं जिनगोंग शाओ को तो हार्ट अटैक आने वाला था ये बात सुनकर। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछते हैं, क्या लान फॉरेन? वो एक बार शिचेन की तरफ देखते हैं, फिर मिंग्याओ की तरफ, फिर शिचेन की तरफ, फिर मिंग्याओ की तरफ। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल ही हो गई थी ये सुन के। वहीं नी मिंग्याओ भी अपनी तलवार नीचे कर चुका था। सभी बहुत ही ज्यादा शॉक में थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं शिचेन अपने कदम मिंग्याओ की तरफ बढ़ाते हैं और उसकी उस घायल बाजू को देखते हैं जिसमें से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। वो अपने कपड़ों में से एक कपड़ा निकालते हैं जो उसकी बाजू के अराउंड वो टाई कर देते हैं। वो मिंग्याओ से पूछते हैं, तुम ठीक हो? हम हीलर्स के पास चलें? ये कहते हुए लान शिचेन की टोन एकदम ही बदल चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड काम हो चुकी थी। मिंग्याओ शिचेन से कहता है, शिचेन, मैं ठीक हूँ। अभी हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में ध्यान देना चाहिए। तभी शिचेन उससे पूछते हैं, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग याओ? तभी याओ सबकी तरफ देखता है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं वैन रूहान के साथ हूँ। तभी शिचेन सबकी तरफ अपनी तीखी आंखों से देखते हैं और कहते हैं, तुम सब यहाँ सही सलामत पहुँचे हो तो उसका कारण याओ है। इस जंग को जिताने में सिर्फ और सिर्फ दोनों लान फॉरेंस का ही हाथ है, इसीलिए ये बात दोबारा मत कहना। और याओ यहाँ लान सेक्ट की तरफ से आया था हमारी मदद करने। तभी जिनगोंग शाओ सारा खेल बदलते हुए कहते हैं, अपने शब्दों को बदलते हुए कहते हैं, याओ मिंग्याओ मेरे बच्चे, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? लान शिचेन जिनगोंग शाओ की तरफ देखते हैं और एक स्माइल के साथ कहते हैं, सेक्ट लीडर जिन, शायद आपको सुना नहीं, मैंने अभी यहाँ कहा कि मिंग्याओ यहाँ लान सेक्ट की तरफ से आया था, जिन सेक्ट नहीं कहा मैंने। ये सुनने के बाद जिनगोंग शाओ के चेहरे से तो रंग ही उड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या कहे। तभी उस हॉल में एक आवाज़ आती है, शिचेन। सभी निगाहें उस आवाज़ की तरफ घूम जाती हैं और शिचेन कहीं ना कहीं मेंटली खुद को प्रिपेयर करके बैठे थे कि अब उन्हें क्या करना है। वो शख्स जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और हॉल के बीच में आके खड़ा होता है शिचेन के सामने, तो
मानो शिचैन की भी एक पल के लिए सांसें थम सी गई थी और मिंग्याओ तो डर के मारे कहीं ना कहीं अंदर से कांप रहा था। तभी शिचैन 2 से 3 बार अपनी आंखें झपकाते हैं और कहते हैं, अंकल, आपको मैं हर एक चीज़ बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए एक सभा बुलवाइए। जिस पे लैन चिरैन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, शिचैन, ये क्या बदतमीजी है? क्या इस लड़के ने तुम्हें इस तरह बनाया है शिचैन? अंकल। पर लैन चिरैन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से मिंग्याओ की तरफ देख रहे थे। वहीं मिंग्याओ अपनी नज़रें नीची कर चुका था। अंकल, मैं जानता हूँ आपको उत्तर चाहिए, और सत्य कहूँ तो ये उत्तर मैं आपको देने भी वाला हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, सभा में। कृपया थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए और मेरी बात मानकर सभा बुलाइए। लैन चिरैन ने यह बात बहुत ही कामली कही थी और खुद को कंपोज करते हुए कही थी, जिस कारण से एक बार लैन चिरैन भी सोचते हैं और इस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनका नेफ्यू इतने काम सिचुएशन से उसे हैंडल कर रहा है। उन्हें था कि शायद शिचैन का कोई कारण रहा होगा और शिचैन सारी सच्चाई सभा में ही बताएंगे। परंतु इसका ये अर्थ नहीं था कि लैन चिरैन गुस्सा नहीं थे, वो अभी भी उतने ही गुस्सा थे। लैन चिरैन शिचैन से कहते हैं, ठीक है, इसका उत्तर अब तो मुझे सभा में ही देना, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात सभा बुलाई जाती है, जहाँ मिंग्याओ नर्वस था। वहीं शिचैन उसे काम करने में लगे हुए थे, लेकिन अंदर से शिचैन में डरे हुए थे कि उनको अपने अंकल को अब किस प्रकार उत्तर देना चाहिए। वो जानते थे कि उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने सच्चाई को भी छुपाया है, जो क्लैन के रूल्स के खिलाफ है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभा में जहां एक तरफ वेन क्लैन के ऊपर जीत की खुशी, दूसरी ओर आगे के कार्यभार को संभालने का जज्बा और साथ में शिचैन के इस विवाह को लेकर क्यूरियोसिटी थी। कई लोग वहां बैठे अलग अलग बातें बना रहे थे शिचैन के विवाह को लेकर। कुछ का कहना था कि मिंग्याओ ने उन्हें फंसाया है और कुछ का कहना था कि मिंग्याओ ने उन्हें धोखा दिया है, और कुछ कह रहे थे कि इसने अपनी माँ की तरह ही एक क्लैन लीडर को फंसाया है। लैन चिरैन सभा के बीच आते हैं और 2 पत्रों को एक डिसिपल को पढ़ने को कहते हैं। वो डिसिपल पहले एक पत्र को उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। जिनगोंग याओ, ना ही तुम्हें अपनाने का मेरा कोई मकसद था, ना ही तुम्हें कर्टसी नेम देने का। तुम्हें तो सिर्फ मैंने मजबूरी में अपनाया है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम कोई मेरे लिए कार्य ही ना कर सको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लैन क्लैन की सभी गुप्त जानकारियाँ और बाकी क्लैन्स के जो लीडर हैं, उनकी सारी जानकारियाँ तुम मुझे दो, और बाकी लैन फॉरेन के ऊपर भी नज़र रखो। और अंत में इस पत्र में लिखा हुआ था कि किस किस प्रकार से उसे ये जानकारियाँ उन तक पहुँचानी हैं, और साथ ही में लैन फॉरेन की पावर यानी कि विंग की पावर्स का क्या राज है, ये जानने के लिए भी लिखा हुआ था। और कई और बातें लिखी हुई थी जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर नी मिंग्याओ जो थे इस समय उनके बारे में थी, और उन्हें किस प्रकार कमज़ोर किया जा सकता है और किस तरह उन्हें हानि पहुंचाई जा सकती है, और उनकी एनर्जी को किस प्रकार कंट्रोल करने के लिए सीखने के लिए कुछ आदेश थे। जैसे ही यह पत्र पढ़ा गया और सभी की नज़रें जिनगोंग शाओ की तरफ हुई, जिनगोंग शाओ डर चुका था। तभी लैन चिरैन बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव वॉइस में डिसिपल से कहते हैं, अगला पत्र पढ़ो। ये वही पत्र था जो उस रात सभा से पूर्व जिनगोंग शाओ ने जिनगोंग याओ को दिया था, और जिनगोंग याओ ने सभा से पूर्व लैन चिरैन को। जैसे ही वो धमकी भरा पत्र सभा में पढ़ा गया, तभी सबकी नज़रें बड़ी हो गई। लैन चिरैन अपनी नज़रों से ही उस डिसिपल को साइड होने का इशारा करते हैं और खुद बोलना शुरू करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जिनगोंग शाओ के बेटे जिनगोंग याओ से सिर्फ विवाह इसलिए किया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था, बल्कि इस विवाह के पीछे का कारण ये है कि मैं याओ से प्रेम करता हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया और याओ के साथ अपनी उम्र बिताने का वादा किया है। अब मैं सभा में याओ की सच्चाई पेश करते हुए सभा के सामने
वेन क्लैन के कुछ नक्शे और कुछ गुप्त जानकारियों के बारे में आप सभी को दिखाना चाहूँगा, जो कि एक अनजान शख्स ने हमें पास की थी। वो जानकारियाँ देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि मिंग्याओ है, और साथ ही ये जानकारी देने वाला शख्स कि हमें किस द्वार से अंदर आना चाहिए वो भी याओ ही है। या यूँ कहो कि इस जंग को जीतने के लिए जितनी भी जानकारियाँ हमें चाहिए थी वो सभी जानकारियाँ देने वाला शख्स कोई और नहीं याओ है, जिसके साथ ही लान शीचैन ने वो सभी दस्तावेज सभा को प्रदान कर दिए। लान चिरैन का गुस्सा शांत तो नहीं हुआ था, लेकिन पहले से कम हो चुका था और अभी सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जिनगोंग शाओ पे था और उसे लेकर क्या किया जाए ये सोचने पे था। तभी एक एल्डर आगे आता है और कहता है कि हमें जिनगोंग शाओ की गोल्डन कोर को सील कर देना चाहिए और साथ ही हमें उसे सेक्ट लीडर की गद्दी से दरखास्त दे देना चाहिए। सभी इस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं। वहीं जिनगोंग शाओ तो इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो सहम जाता है और डर के मारे सबके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे एक और मौका दें, परंतु कोई भी सभा में उसकी बात नहीं सुनता और उसे उसकी गति से दरखास्त कर दिया जाता है। वहीं जिनजू शॉन को न्यू सेक्ट लीडर बनाया जाता है। वहीं वेन क्लैन का न्यू सेक्ट लीडर बनता है। इसी के साथ ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति फैल जाती है। वहीं विंग और वांग जी ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही कल्टीवेशन छोड़ देंगे और रॉयल डायनेस्टी को ज्वाइन करेंगे और लान चिरैन अपनी गद्दी लान शीचैन को दे देते हैं, जिसके साथ लान शीचैन अब न्यू सेक्ट लीडर थे लान क्लैन के और मिंग्याओ लान फॉरेन। वहीं विंग और वांग जी दोनों ने ही अब इमॉर्टैलिटी अचीव कर ली थी और उन दोनों को ही अपनी अपनी पावर मिल जाती है। जहां विंग को विंड गॉड की पावर मिली थी, वहीं लानजन को सॉइल गॉड की। वहीं जियांग यानली की भी विवाह हो चुका था जिनजू शॉन के साथ में ही अब उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जिनलिंग था। वहीं लान वांग जी और विंग भी एक बेटे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम आयुआन था। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना एंड मुझे बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरी दूसरी स्टोरी बिलव्ड बियॉन्ड द एंड चेकआउट करना मत भूलना। सी यू विद द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर।